बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मवेशी मंडियों के हवाले से। तो आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ में ईद उल अजहा करीब आते ही मवेशी मंडियों में लोगों का रश बढ़ गया। मवेशी मंडियों में व्यापारी और खरीदारों के दरमियान भाव ताव जारी है, जबकि महकमा लाइव स्टॉक जानवरों को डिसइंफेक्ट करने में मसरूफ है। इस हवाले से मजीद तफसीलात वहां से बता रहे हैं नुमाइंदा रूही आमिर डोगर। लगा दी गई है थर्मल रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं और व्यापारी हजरात जो हैं इनके दरमियान और ग्राहकों के दरमियान भाव ताव का सिलसिला जो वो जारी है। कुछ व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे ये बताइएगा कि मंडी कैसी चल रही है? मंडी तो अल्लाह का शुक्र है सही चल रही है और अल्लाह की रहमत से ग्राहक भी आ रहा है, माल भी चल रहा है और अल्लाह की रहमत से बाहर माल खड़ना नामुनासिब है, इधर माल आए और ये जो पर्ची वगैरह लगा रखी है ये नामुनासिब है और ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि क्या सेल कर रहे हैं आपके पास? किस तरीके का जानवर है? बकरा है, दुम्ब है, गाय है, भैंस है? क्या कीमत है इसकी? ये बकरा 18,000 का है, कोई 13,000 का है, कोई 25,000 का है। मुख्तलिफ रेट हैं बकरों के। मुख्तलिफ रेट की बिना पर यहाँ पर जो है फरोख्त की जा रही है। इसके अलावा जो खास बात यह है कि महकमा लाइव स्टॉक मुजफ्फरगढ़ की जानिब से जानवरों को डिसइंफेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर महकमा लाइव स्टॉक के जो डॉक्टर हैं मवेशी मंडियों में भाव ताव जारी है। आमिर डोगर मुजफ्फरगढ़ से आप हमें तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लिया का रुख करेंगे जहां कोट सुल्तान में कायम मवेशी मंडियों में व्यापारी और जानवरों की बेहतर कीमतें ना मिलने और मुनासिब इंतजाम ना होने पर परेशान दिखाई देने लगे हैं। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं जाहिद सरफराज। की आमद और इस वाले से जिला इंतजामिया की जानिब से कोट सुल्तान के अंदर सजाई गई मंडी के अंदर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर छोटे बड़े मवेशी जो है उसकी बड़ी तादाद यहाँ पर लाई गई है और इस वजह से यहाँ पर खरीदारों और व्यापारियों की भी यहाँ पर कसीर तादाद मौजूद है, जो ईद उल अजहा के और ईद उल कुर्बान के हवाले से यहाँ पर जानवर खरीदने के लिए आए हुए हैं। इस वजह से यहाँ पर अगर इंतजाम की बात की जाए तो जिला इंतजामिया की जानिब से जो म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से इंतजाम किए गए थे वो कदरे बेहतर नहीं है, जिसके वजह आने वाले खरीदार और जो व्यापारी हजरात उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से मंडी की क्या सूरत हाल है, कुछ जो व्यापारी हजरात है उनसे बात करते हैं। तो मंडी की में है भाई, सारा साल खिदमत की थी, क्या सूरत हाल है? दिल्ली है जी, में गए नहीं कहा हूँ पकड़ी खड़े हैं, कोई व्यापारी नहीं पिया लगता। क्या दिन बहुत दसे दिन तो 20,000 वाली था 10,000, 10,000 वाली था 5,000। सारा साल खिदमत की? सारा साल खिदमत की थी। अच्छा, बिल्कुल इस व्यापारी का यही कहना है कि सारा साल खिदमत की है। अब सूरत हाल ये है कि जो रेट्स हैं वो नहीं मिल रहे हैं उनको, जिसके पास उनको मुश्किलात का सामना है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, भैया तुम माल घिनना है या बेचना है? माल बेचना, सारा माल बिकता नहीं पे, ऐसा बड़ी मेहनत की दिखाना, खर्चे की दिखाना, सारा माल बिल्कुल नहीं बिकता, परेशान है। खर्चा इतना ज्यादा की दिखना है कि बिल्कुल खवा पिला के सारा खर्च ही नहीं पूरा थींदा पिया, लिहाजा से वापस घर वेंदे पे हैं, मजबूर हैं। अच्छा, बिल्कुल ये व्यापारी हजरात जिन्होंने जानवरों की कीमतें ज्यादा है इस दफा। बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज, आपने अपडेट किया इस हवाले से। मुल्तान की मंडियों में इंतजामात कैसे हैं, जान लेते हैं रजा मलिक से। रजा बताएगा। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के हवाले से जो इंतजामात हैं हुकूमत पंजाब की हिदायत पर, उनका सिलसिला तो शुरू कर दिया गया और इस वक्त जहां मौजूद हैं मौजा जसवंत सिंह में, ये जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मंडी मवेशी है और यहाँ इस हवाले से जो अब इंतजामात की अगर बात की जाए कि जो ईद उल अजहा के हवाले से जो खसूसी मंडियां कायम की जा रही हैं उनके लिए ये टेंट्स तो लगा दिए गए हैं। और यहाँ दिलचस्प बात यह कि महकमा सेहत का जो अमला है वो तो चंद मेडिसिन रख के जो यहाँ मौजूद है, जबकि जो सबसे अहम तरीन बात है कि जो लाइव स्टॉक जिन्होंने जानवरों के हवाले से देखभाल करनी है कि जानवरों का गोश्त जो है वो किस तरह का होगा, जानवरों की सेहत के हवाले से, तो वो अमला जो है वो लाइव स्टॉक का अमला नदारत है। और इस हवाले से कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी के भी कोई ऑफिसर्स जो हैं वो यहाँ मौजा जसवंत सिंह में जो जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी कैटल मंडी है, यहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा। मंडी में इस वक्त जो जानवर हैं मवेशी जो है वो लाए गए हैं, वो मौजूद हैं और उनकी जो कीमतें हैं यकीनन वो इस हवाले से बुनियादी तौर पर जो मंडी मवेशियाँ जो बाकायदा तौर पर मंडी मवेशियाँ हैं ये हफ्ते में 2 रोज, हफ्ता और इतवार के रोज लगती है और आज पीर को यहाँ जो है मंडी कुर्बानी के हवाले से, ईद के हवाले से जो खरीदारी का अमल है वो शुरू है। और यहाँ हुकूमत पंजाब की तरफ से जो इन मंडियों में जो आरजी पॉइंट्स कायम किए गए हैं और इस कैटल मार्केट में जो SOPs के हवाले से जो हिदायत जारी की गई हैं और जिनका ऐलानात किए जा रहे हैं मुसलसल के मास्क के हवाले से और दीगर इंतजाम के हवाले से, तो वो इंतजाम जो हैं वो सामने हैं। यहाँ सिर्फ महकमा सेहत का अमला जो है वो सिर्फ यहाँ कुछ अद्वियात जो है वो भी जो है वो बच्चों की इस हवाले से जो बच्चों के पैरास्टामोल की जो चीजें हैं वो रखी जो है वो बैठे हुए हैं, जबकि किसी किस्म के। हाँ जी, क्या क्या दवाई है आपके पास? तकरीबन सारी दवाई है सर।
जी, कौन कौन सी दवाइयाँ आपके पास? सारी दवाइयाँ इमरजेंसी की सारी दवाइयाँ सर। क्या इमरजेंसी की सारी? आपने बहुत सामने तो बच्चों का सिरप रखा हुआ है। वो भी रखे हैं, दूसरे भी पड़े हैं, या मार्क्सल पड़े हैं, कोटरे पे पैनाडॉल पड़ा है, ORS पड़े हैं, हाई कार्टिजोन। तो जो लाइफ स्टॉक का अमला है वो आ रहे हैं ड्यूटी पे कि नहीं आए? कल आए थे, आज तो हमने नहीं देखा उनको। जी बिल्कुल, लाइफ स्टॉक का अमला गायब है। रज़ा मलिक आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे खानेवाल का, जहां व्यापारियों को दी जाने वाली सहूलियात के हवाले से बता रहे हैं मोहम्मद नदीम मुगल। पंजाब की हदायत पर ज़िला इंतज़ामिया खानेवाल की जानिब से आरजी मवेशी मंडी का क़याम कर दिया गया, जिसका बाकायदा इफ्ताह किया था डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शराजी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने। और ज़िला इंतज़ामिया का ये कहना है कि यहाँ पर आने वाले वो व्यापारी जो अब जानवर इस मंडी में लेकर आए हैं, उनको यहाँ पर जो है वो सहूलियात जो हैं वो ज़िला इंतज़ामिया खानेवाल की जानिब से दी जा रही हैं। दूसरा, मंडी में मौजूद हैं, यहाँ हमें गाहक तो जो हैं वो कोई का दुका दिखाई दे रहे हैं। ताहम ये है कि यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे इस हवाले से कि यहाँ पर क्या सहूलियात दी जा रही हैं या नहीं दी जा रही हैं, क्या मुश्किलात करने सामना है। आज ये बताइएगा कि आप लोग यहाँ पर अपने जानवर लेकर आए हैं आरजी मंडी में, तो किन मुश्किलात का सामना है, ये क्या सहूलियात आपको दी जा रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हमें यहाँ सबसे बड़ा मसला जो है वो पानी का है। हम इतने सारे जानवर आप देख रहे हैं मंडी में खड़े हुए हैं, तो इतने बड़े पैमाने पर पानी हम तो अरेंज नहीं कर सकते। ये जाहिर बात है बल्दिया और ज़िला इंतज़ामिया का काम है, और हमारी उनसे गुजारिश है कि हमें फिलफौर पानी का जो उनसे पानी मुहैया करें। यहाँ पर हमें इसकी बड़ी शदीद किल्लत है पानी की। और उसके अलावा ये बताइएगा कि कोई सैनिटाइज़र या मास्क वगैरह जो कोरोना SOPs के हवाले से ये ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से दिया जा रहा है, या आप लोग अपना खुद से इनके इस्तेमाल करें? नहीं जी, उनकी तरफ से ना हमें मास्क दिए गए हैं, ना सैनिटाइज़र दिया गया है। ये हम खुद अपनी मदद आपके तहत जो है वो ले रहे हैं। इसमें हुकूमत ने हमें कुछ नहीं दिया। अच्छा, मंडी के और मंडी में सहूलियात फराहम की जाए। बहुत शुक्रिया नदीम मुगल, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन का मजहबी आहमांगी को फरोग देने के लिए अहम इकदाम। तमाम मसलक से ताल्लुक रखने वाले उलमा कराम और शहरियों को ईद उल अजहा पर एक ही छत तले इकट्ठे करने का फैसला कर लिया गया है। ईद उल अजहा की नमाज और कुर्बानी मुश्तरका तौर पर गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज के ग्राउंड में अदा की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि एक जगह इज्तिमा करने का मकसद भाईचारा कायम करना है। आपको बता रहे हैं डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन का मजहबी हम आहंगी को फरोग देने के लिए अहम फैसला। आपको बताएं, बहावलपुर रीजन की मवेशी मंडियों में कोरोना के हवाले से हुकूमती पॉलिसी पर अमल दरामद करवाने और सिक्योरिटी के हवाले से पुलिस सरगर्म है। इस पर मजीद तफसीलात बताएंगे मोहम्मद अमीन। अमीन बताएगा। बिल्कुल, ईद उल अजहा की आमद है, और इस हवाले से जो पंजाब पुलिस की कारकर्दगी होती है वो हमेशा जो है वो काबिल एतमाद होती है और काबिल तारीफ होती है, क्योंकि इसमें सबसे अहम जो किरदार अदा करना होता है वो पंजाब पुलिस ने करना होता है। चाहे ईद नमाज के इज्तिमा हो या जो मवेशी मंडी हैं उन पर जो अमन अमान की सूरत हाल कायम रखना हो, चीज़ें मेनटेन करना हो, या सिक्योरिटी का सिस्टम हो, इसमें तमाम पुलिस के हाथ में होते हैं और पुलिस की कारकर्दगी इस हवाले से जो है इत्मीनान बख्श होती है। इस दफ़ा ईद की आमद के हवाले से क्या रीजन भर में क्या इकदाम करने जा रहे हैं, कैटल मार्केट पे ओवरऑल जो इज्तिमात है उन पर आप बहावलपुर से जानते हैं। सर बताइएगा, ईद की आमद है, पुलिस का हमेशा की तरह इस दफा भी अहम किरदार अदा होगा, तो क्या इकदाम किए जा रहे हैं रीजन भर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि ये साल पहले सालों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच्ड हैं हमारी ड्यूटीज़। उसके बावजूद तमाम जो हमारे इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल हैं। DPOs को भी ब्रीफ कर दिया गया है। प्रीवियस जिस तरह से हमारा है, इस दफ़ा हमने इस चीज़ का ख्याल रखा है कि सिक्योरिटी ड्यूटी तो लगेगी जैसे पहले लगती थी, लेकिन उसमें जो SOPs हैं कोविड के हवाले से जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनका बहुत ज़्यादा एहतियात किया जा रहा है, ख्याल रखा जा रहा है कि जब हम बाज़ार में लोगों को SOPs फॉलो करने के लिए कहते हैं, इसी तरीके से जो हमारी कैटल मार्केट्स हैं वहाँ पे उसको फॉलो करवाएंगे। ईद के दिन इंशाल्लाह उसको फॉलो करवाएंगे। उसके साथ पुलिस की अपनी भी जिम्मेदारी है कि वो खुद भी अपनी वर्क प्लेस पे अपना ख्याल रखें, जहाँ पे हों वो भी SOPs को फॉलो करें, ताकि ये जब खुद सेफ होंगे तो पूरे लोगों की भी सेफ्टी इनसे, क्योंकि ये हर जगह पे खड़े हैं, इन्हीं के करीब से गुजर के जाना है और इनका इंटरेक्शन उनके हवाले से है। तो एक तो हमने ये यकीनी बनाया है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिल के सेल्स पॉइंट सेलेक्ट किए हैं, वहीं पे ही कैटल मार्केट्स होंगी। जो हमारी मंडियां हैं उनकी भी फिक्स जो हैं वो वहीं पे ही रहेगी, ड्यूटी भी हमारी होगी।
पुलिस भी वहाँ पे मौजूद होगी। इसी तरीके से ईद के करीब जब शॉपिंग होगी तो उन जगहों की भी हमने सिक्योरिटी के बारे में इन्हें ब्रीफ भी किया और प्लेसेस आइडेंटिफाई किए हैं, ताकि जब मार्केट्स में भी लोग जाएं तो SOPs को किसी तरीके से वायलेट ना किया जाए। लास्टली ईद नमाज के भी जिस तरह से पहले हमें इंस्ट्रक्शंस आई थी, 20 पॉइंट्स जो पिछली ईद पे थे, कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह उसी तरीके से अमल दरामद कराया जाए ताकि सिक्योरिटी भी रहे और कोविड से भी बचा जा सके, ताकि हम लोग ईद के बाद खैर खैरियत से तमाम जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं हमारी खैर खैरियत से मुकम्मल हो सके। मंडियों में इंतजामात मुकम्मल हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अमीन, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक का मवेशी मंडियों सेल पॉइंट्स के इंतजामात का जायजा लेने के लिए दौरा। कमिश्नर शानुल हक की हिदायत पर डिवीजन भर में 26 मंडियां और सेल पॉइंट्स के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। कमिश्नर ने फातिमा जिन्ना टाउन में कायम आर्जी सेल पॉइंट में इंतजामात का जायजा लिया। कमिश्नर शानुल हक का कहना था कि मवेशी मंडियों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए कॉरपोरेशन का अमला तैनात कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कमिश्नर शानुल हक का मवेशी मंडियों सेल पॉइंट्स के इंतजामात का जायजा लेने के लिए दौरा। आपको बताएं, हुकूमत पंजाब ने कुर्बानी के जानवरों की खालें जमा कराने का तरीकाकार जारी कर दिया। बगैर इजाजत कुर्बानी के जानवरों की खालें जमा कराने पर पाबंदी होगी, जबकि खालें जमा करने के लिए डिप्टी कमिश्नर की इजाजत लेना भी लाजमी होगा। डिप्टी कमिश्नर 3 दिन में दरखास्त पर फैसला करने के पाबंद होंगे। दरखास्त पर एतराज की सूरत में कमिश्नर को दरखास्त भी दी जाएगी, जबकि कुर्बानी की खालें सिर्फ रजिस्टर्ड फलाही तंजीमें जमा कर सकती हैं। कुर्बानी की खालें जमा करने के लिए कैंप लगाने पर पाबंदी आयद होगी। खालें जमा करने के लिए लाउड स्पीकर पर भी पाबंदी होगी। डिप्टी कमिश्नर खालें जमा करने के लिए पॉइंट्स मुकर्रर करेंगे। तो आपको बता रहे हैं, हुकूमत पंजाब ने कुर्बानी के जानवरों की खालें जमा करने का तरीकाकार जारी कर दिया। बगैर इजाजत कुर्बानी के जानवरों की खालें जमा करने पर पाबंदी होगी। खालें जमा करने के लिए डिप्टी कमिश्नर की इजाजत लेना लाजमी होगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्तान में दरिया चनाब हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर गुज़िश्ता रोज 3 बच्चों के डूबने का मामला। 2 भाइयों की डेड बॉडीज तलाश करने के बाद वरसा के हवाले कर दी गई। समद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, जबकि 7 की लाश भी तलाश के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दी गई है। आपको बता रहे हैं, मुल्तान में दरिया चनाब हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर गुज़िश्ता रोज 3 बच्चों के डूबने का मामला। 2 भाइयों की डेड बॉडीज तलाश के बाद वरसा के हवाले कर दी गई। समद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जबकि 7 की लाश भी तलाश के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दी गई है। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा रूही इकबाल सादिक और महार इमरान ने। हम रुख करेंगे इकबाल सादिक का। जो इकबाल, बताइएगा कि ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया जो पेश आया था, इस हवाले से। बिल्कुल बहुत अफसोसनाक वाकया ये पेश आया है, जिसके बाद जो 2 भाई हैं साद अब्दुल समद, इनकी जो लाशें हैं वो वरसा के हवाले कर दी गई थी। पहले कुछ देर पहले नमाज जनाजा अदा की गई थी अब्दुल साद की, उसका जो अब्दुल समद की। उसके फौरन बाद ही कुछ देर बाद जो है वो नाश उसके दूसरे भाई साद की आ गई थी, जिसके बाद अब फौरन गुस्ल देने के फौरन बाद उनको भी नमाज जनाजा के लिए जो करीबी मस्जिद है पीर गाइबा दरबार, वहाँ पर लेके जा चुके हैं। मेरे साथ यहाँ पर उनके अजीज मौजूद हैं, ये भी जनाजे में शिरकत के लिए मौजूद हैं, इसलिए इनसे पहले बात कर लेते हैं। मुझे आप जल्दी से ये थोड़ा सा बता दें कि दोनों भाइयों की नाशी यहाँ पर पहुँच चुकी है, मजीद अपडेट्स क्या? दोनों भाइयों की लाशें यहाँ तक पहुँच चुकी हैं और जो उनका कज़न है ना या और उसको लेके आ रहे हैं यहाँ पे। तो अब गुस्ल देकर पहले तो अब्दुल समद की जो नमाज जनाजा है वो अदा कर दी गई है, अब 7 को भी लेकर चले गए। 7 को भी लेके चले गए, उनकी हालत नहीं थी रखने की, जिसकी वजह से उनको फौरन लेके आए हैं और फौरन उनका मस्जिद में ले गए, जनाजा पढ़ाकर और उनको फौरन दफना दिया। रखने की हालत नहीं थी उनकी जी, चूँकि पानी भर चुका था उनके पेट में, जिस्म में, जिसकी वजह से अब जो उनके लवाहिकीन थे या जो मौलवी हजरात उन्होंने उनको मशवरा दिया था कि इनको बगैर किसी ताखीर के, बगैर किसी इंतजार के नमाज जनाजा के लिए लेकर जाया जाए, जिसके बाद अभी थोड़ी देर पहले उनकी जो मैयत थी वो भी मस्जिद में, जो करीबी मस्जिद है जहाँ पर ही नमाज जनाजा अदा करवाई जाएगी, उसकी तरफ लेकर जा चुके हैं। यहाँ पर जो समा है वो काफ़ी अफसोस और सोगवारान जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। उनके जो अजीज़ व अकारब हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एक जम्मे गफीर था जो मैयत यहाँ से गई है कुछ देर पहले, क्योंकि अब जितने भी लोग हैं वो जा चुके हैं, उस तरफ तिल धरने की जगह मौजूद नहीं थी। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया माहिर इमरान ने। माहिर से जानते हैं, माहिर बताएगा कि तीनों बच्चों की डेड बॉडीज जो है वरसा के हवाले कर दी गई हैं। रेस्क्यू का अमल कितनी देर जारी रहा?
बिल्कुल बताएं कि हम उस मुकाम पर मौजूद हैं जहां पे कल ये अफसोसनाक जो वाक़या है सामने है ये पेश आया था। तीनों बच्चे जो कल 11 बजे का ये वकूआ है और इस वक्त जो है तकरीबन 25 घंटे गुजर चुके हैं। अमल रेस्क्यू का ऑपरेशन का मुकम्मल हो चुका है। कल 24 एहलकार थे जबकि आज 12 एहलकारों ने जो है रेस्क्यू की गोताखोर टीमों ने इस ऑपरेशन में जो है वो हिस्सा लिया। सुबह सवेरे से ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। सुबह सवेरे एक भाई अब्दुल समद की लाश मिली, उसके बाद 11 बजे के करीब अब्दुल साद और इस वक्त याहिया जो इनका कज़न था, तीनों बच्चों की लाशें जो हैं वो बरामद मिल चुकी हैं और वर्षा के भी हवाले कर दी गई हैं। यहाँ पे अगर ये बात भी हम बताते चलें कि मेरा कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान दिखाए तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर मछली पकड़ते हुए पिकनिक के लिए फैमिली के साथ ये लोग जो बच्चे आए हुए थे और इस जगह पे जो है वो पिकनिक मच्छियां पकड़ते हुए एक गिरा और उसके बाद दूसरा बचाने के लिए और तीसरा, तीनों डूब गए। लेकिन अफसोसनाक वाकया ये है, बात ये है कि 2 महीने पहले एग्जैक्ट इसी पॉइंट पर, इसी मकाम पर 2 लोग जो है वो नौजवान थे, वो आए थे और नहाने के लिए वो भी डूब गए थे और उनकी भी डेड बॉडीज निकाली गई थी। दफ़ा 144 कोरोना के हवाले से तो पंजाब हुकूमत ने जो है लगा रखा है, लेकिन उस पर अमल दरामद जो है हमें मुल्तान में नज़र नहीं आ रहा। दरियाओं पे, नहरों के किनारे नहाने पर पहले दफ़ा 144 था, ज़िला इंतज़ामिया सख्ती करती थी, लेकिन अब ईद भी आ रही है, लोगों का हजूम और ज़्यादा बढ़ेगा और ज़्यादा इस तरह के वाक़यात सामने आने के जो खदशात हैं वो भी नजर आ रही हैं। दूसरा, यहाँ पे रेस्क्यू की टीम के जो लीडर थे वो मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि कैसे कि ये ऑपरेशन कितनी देर जारी रहा, कहाँ से ये लाशें मिली, किस तरह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली ये कल 10:30 बजे का वाक़या है और उसी वक्त से हमारा ऑपरेशन कल सनसेट तक तो जारी था कंटिन्यूसली और रात को भी हमारी टीमों ने यहाँ पे स्टे किया, बट बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने के बाद भी हमें कल कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। लेकिन रात को भी हमारी टीमें मौजूद थी। सुबह अर्ली हमने जब ऑपरेशन स्टार्ट किया तो पानी का बहाव तेज़ होने की वजह से ये डेड बॉडीज़ जो हैं ये काफ़ी डिस्टेंस कर गई थी आगे, तो मोर देन कोई 20-25 किलोमीटर आगे जाके मिली हैं। शेरशाह के करीब कुछ बॉडीज़ मिली हैं, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑल 3 डेड बॉडीज़ हैव बीन रिकवर्ड नाउ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा ये बताइएगा कि ये जो जगह है इससे कितने फासले पर वो दूरी कितनी बनती है और लाशों की क्या जो लाशें मिली उनकी क्या सूरत है? जी एक्चुअली जैसे मौसम की सख्ती है तो इसका डेफिनेटली जो है ना इफेक्ट पड़ता है डेड बॉडीज़ के ऊपर, क्योंकि पानी का टेम्परेचर भी होता है, तो डेड बॉडीज़ की जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं होती। तो यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर की रेंज में वो डेड बॉडीज़ हमें मिली है। बच्चों की डेड बॉडीज वरसा के हवाले कर दी गई हैं और एक बच्चे की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है। हमारे साथ मौजूद थे माहिर इमरान और इकबाल सादिक, आपका बहुत शुक्रिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको बताएं मियांवाली खटक बेल्ट की 8 यूनियन काउंसिल्स के बासियों को दस्तयाब होगा पीने का साफ पानी। डीसी उमरशेर चट्टा चापरी डैम के लिए मुंतखब किए गए मकाम का मुआयना करने पहुंच गए हैं। डीसी ने रोही से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चापरी डैम पीने के पानी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। चापरी डैम की तामीर से 2 लाख के करीब लोगों को पीने का पानी दस्तयाब होगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा रोही अख्तर मजाज। ये है वो मकाम जहां पे चापरी डैम बनाया जाएगा, जो 70 साल से खटक बेल्ट के मकीनों का देरीना मुतालबा है उन्हें पीने का साफ शफाफ पानी मुयसर आएगा। इस वक्त डिप्टी कमिश्नर उमरशेर चट्टा साहब इस साइड पे मौजूद हैं, आपसे बात करते हैं। सर बताइएगा कितने इलाका जात को पानी मुयसर आएगा और उसका बाकायदा काम कब शुरू होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने इधर फिजिबिलिटी स्टडी की है। उस फिजिबिलिटी स्टडी के मुताबिक इधर डिलेड एक्शन डैम बनाया जाएगा और उससे 80 किलोमीटर की एक बड़ी पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जो 8 यूनियन काउंसिल तकरीबन 80 से ज़्यादा देहात बनते हैं जिनको वो वाटर सप्लाई करेगी। और ये लोगों का एक दरीना मुतालबा है। लोग अब बड़े दूर दराज इलाकों से पानी की गैलनें और गधों पर रख के और दूर अफ्तादा जगहों पर मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट के ज़राए से वो लेके जाते हैं। तो जब ये बन जाएगा तो उस वाटर सप्लाई स्कीम के ज़रिए उनके अपने घरों तक, अपने देहात तक वाटर सप्लाई लाइनें बिछ जाएंगी और ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मगर आप जानते हैं कि इस बैकवर्ड एरिया में आज तक ऐसे लोग भी हैं और इस तरह की सेटलमेंट्स हैं कि जिधर उनको पानी के पीने के पानी का मसला पहली दफ़ा उनका हल होगा। जी अच्छा सर,
डैम की तामीर से 2 लाख के करीब लोगों को पीने के साफ पानी मुयस्सर हो सकेगा। अख्तर मजाज आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, ज़िला बैतुल-माल कमेटी की जानिब से माजूर अफराद के लिए अच्छी खबर है। माजूर अफराद की माली मुआवनत के लिए बैतुल-माल कमेटी के मेंबरान से मुस्तहिक माजूर अफराद की लिस्टें तलब कर ली गई हैं। इस पर मजीद तफसीलात बता रही हैं सुहेरा तारिक। सुहेरा बताएगा। जी बिल्कुल, ज़िला बैतुल-माल कमेटी की जानिब से माजूर अफराद के लिए एक अच्छी खबर जो है वो सामने आई है। बैतुल-माल कमेटी की जानिब से अब माजूर अफराद को माली मुआवनत जो है वो फराहम की जाएगी, जिसके लिए तकरीबन 24 लाख रुपए के फंड जो हैं वो बैतुल-माल कमेटी के पास माजूर अफराद के कोटे में मौजूद हैं, जिनको इस्तेमाल किया जाएगा और माजूर अफराद तक उनका हक पहुँचाया जाएगा। इस हवाले से जो बैतुल-माल कमेटी के मेंबरान हैं उनसे लिस्ट मांग ली गई है कि कितने माजूर अफराद हैं जो कि मुस्तहिक हैं। इस हवाले से शाहिद महमूद अंसारी जो बैतुल-माल कमेटी के मेंबर हैं मजीद बताएं। जी, हमें ज़िला बैतुल-माल कमेटी की जानिब से ये अहकामात मिले हैं कि बतौर मेंबर जो माजूर अफराद हैं उनके नाम हम यहाँ पर जमा करवाएं ताकि उनकी माली इमदाद का प्रोसेस मुकम्मल किया जा सके। मैं समझता हूँ ये हुकूमत का अच्छा इनिशिएटिव है कि माजूर अफराद की मदद की जा रही है ताकि वो अपनी नॉर्मल लाइफ में अपने आप के अपने मामलात को सॉल्व कर सकें। और मैं ये समझता हूँ कि हम जो मेंबरान हैं हम कोशिश कर रहे हैं तमाम लोग जो मेंबरान हैं वो अपने अपने इलाकों से शहर भर से माजूर अफराद के नाम यहाँ पर पुट करेंगे, फिर उनकी स्क्रूटनी होगी, फिर उनको माली इमदाद की चेक मिल जाएंगे। तो ये समझना चाहिए कि जहाँ आम लोगों को माली इमदाद मिलती है वहाँ माजूर अफराद भी हक रखते हैं कि उनको किसी न किसी तरह माली इमदाद मिलनी चाहिए। माजूरों की माली इमदाद की जाएगी। बहुत शुक्रिया सुहेरा तारिक, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हैं। इरिगेशन के बेहतर निजाम के लिए हुकूमत पंजाब का इस्लाह आबपाशी प्रोग्राम, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन और इनको चलाने के लिए सोलर सिस्टम पर रिले फराहम किया जा रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा खुसूसी रजा मलिक। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब के किसानों के लिए, काश्तकारों के लिए अच्छी खबर यह है कि हुकूमत पंजाब की तरफ से जो इस्लाह खाला जात का और ड्रिप इरिगेशन का जो एक प्लान शुरू किया गया है ताकि जो आपाशी का निज़ाम है उसको बेहतर बनाया जा सके, जिससे न सिर्फ पानी की बचत हो बल्कि काश्तकारों को भी उसका ज़्यादा फ़ायदा पहुँच सके। इस हवाले से महकमा ज़राअत की तरफ से काश्तकारों से जो है वो दरखास्तें तलब की जा रही हैं खाला जात पुख्ता करने के हवाले से और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को जो है फाल करने के हवाले से। इस हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर इरिगेशन मुल्तान जी। सर, किस तरीके से जो है वो दरखास्तें कब तक वसूल कर रहे हैं और क्या स्कीम क्या है और इसका कितना फ़ायदा होगा काश्तकारों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो इस्लाह आबपाशी या जिसको वाटर मैनेजमेंट कहा जाता है और आवाम में हमारे काश्तकारों में ये खालों वाला महकमा मशहूर है। तो इसमें पहले सिर्फ खाले पुख्ता होते थे। जब खाला कच्चा होता है तो उसमें पानी की जो कारकर्दगी है वो 40% से भी कम होती है। जब हम उसको पक्का कर देते हैं और उसमें नक्के लग जाते हैं, उसमें मुनासिब तरीके पर पुलियाँ बन जाती हैं, तो जो पानी की कारकर्दगी या एफिशिएंसी है वो बढ़ के 60% से 70% तक हो जाती है। गवर्नमेंट जो है वो अपना हिस्सा डाल रही है 60%, बाकी 40% जो है उसकी जो लेबर और मजदूरी की जो और मिस्त्रियों की जो खर्चा है वो जिम्मेदार देता है। इसमें दूसरा अहम मंसूबा जो हुकूमत ने शुरू किया हुआ है वो ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन है। ड्रिप इरिगेशन में जो पानी की कारकर्दगी या एफिशिएंसी है वो 95% तक होती है। यानी आपने एक पौधे को अगर 100 लीटर पानी दिया तो उसमें 95 लीटर जो है वो पौधा इस्तेमाल करेगा, 5% के चांसेस हैं ज़ाय होने के। जबकि जब आप खुला पानी लगाते हैं तो उसकी एफिशिएंसी जो है वो 40-50% से ज़्यादा नहीं होती किसी भी सूरत में। उसके बाद दूसरा सिस्टम आ जाता है स्प्रिंकलर, जिसमें जो कारकर्दगी है पानी की या एफिशिएंसी है वो 80% तक होती है। इन दोनों निज़ामों में जो गवर्नमेंट है वो 60% दे रही है, जो जिम्मेदार है वो 40% अपना हिस्सा डाल रहा है। इसके बाद गवर्नमेंट ने एक और मंसूबा भी शुरू किया हुकूमत पंजाब ने, जिसमें सोलर सिस्टम हम दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया रजा मलिक, आप हमें हुकूमत पंजाब के इस्लाह आपाशी प्रोग्राम के हवाले से तफसीलात बता रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, इससे कबल मुल्तान की मार्केट्स में रश के पेश नजर कोरोना से बचने के लिए कोई SOPs नजर नहीं आ रहे। बाजारों में रश को कंट्रोल करने के लिए ना तो कोई लाहे अमल है और ना ही इंतजामिया या पुलिस कहीं दिखाई दे रही है। इससे पर मजीद तफसीलात जानते हैं मोहसिन अल मुल्क से। मोहसिन बताएगा, इंतजामिया कहाँ है? जी, ईद की आमद है और ईद से पहले मार्केट्स के अंदर मुमकिन तौर पर रश भी बहुत ज़्यादा देखा जा सकता है। मुल्तान की तमाम लगभग मार्केट्स की अगर बात की जाए
तो SOPs पर अमल दरामद होता दिखाई दे रहा। गुलशन मार्केट, गुलगश्त, गर्देजी, कैंट और दीगर अहम मार्केट्स में इस वक्त जो है वो SOPs को के ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। लोग जो है मास्क के बगैर दुकानों पर बैठे दिखाई दे रहे हैं और उसके साथ साथ एक बड़ी अहम जो वजह है इस कोरोना सूरत हाल में, जब रश होता है तो रोड्स का सुकड़ना भी तय हो जाता है और ईद से पहले तजावुज़ात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो मुल्तान की इस वक्त मैं गर्देजी मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर रोड के ऊपर तक ये तजावुज़ात को बढ़ाया गया है और रोड्स के ऊपर तक यहाँ पर लगभग तमाम दुकानें ऐसी हैं और जिस तरफ भी नज़र मारा जाए तो रोड के ऊपर तक ये कारोबार जारी हैं और यहाँ पर लोग जो हैं कारोबार भी कर रहे हैं। तो कुछ लोग भी हैं, उनसे पूछते हैं मास्क कहाँ आपका? आपको तो मास्क पहन के बैठना चाहिए। मास्क अभी उतार के रखा मैंने, अभी उतार के रखा ये मास्क मैंने अभी। तो उतार के ना लगा के बैठे ना। अभी बैठा हूँ, अभी आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से और भी मैं दिखा दूं कि तमाम दुकान, अगर इस दुकान के अंदर भी देखें तो यहाँ पर भी ऐसे ही है सूरत हाल और तमाम लोग जो हैं SOPs को नहीं मान रहे, क्योंकि ताजरों ने ये डिमांड की थी कि कारोबार खोलने की इजाज़त दी जाए और मास्क के बगैर वो कारोबार। SOPs को नजरअंदाज किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हैं। बहावलपुर की मॉडल सब्जी मंडी में इंतजामिया और मार्केट कमेटी की अदम दिलचस्पी के बायस मंडी की सड़कों पर परचून फरोशों ने कब्जा कर लिया है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं अथल आशाद। जी बिल्कुल, ऐसे कि सब्जी मंडी में बात करें तो मॉडल सब्जी मंडी है, लेकिन यहाँ जहाँ फड़ियों के बैठने की जगह थी वहाँ आड़तियों ने जो है वो कब्जा किया हुआ है और अब यहाँ पर जो है वो लोग यहाँ पर बैठे हैं सड़कों के ऊपर, चौक चौराहों के ऊपर। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। सड़क पे क्यों बैठी हो? खैर है? अरे सर ये बस इतने बेचैन आड़ती है बैठे थे, माल बिकते थे बेचैन बैठे बस उन्होंने। अच्छा, तो आप तुम्हारी जरी जहाँ है वो तो उत्ते है? ऐसा को नहीं पता सर, असा नवे बंदे आए हैं। अच्छा, पर सड़क बंद थी पे तुम्हारी वजह तो? कोई बंदा कहने थे पे सर, सड़क खुली नहीं पई। अच्छा, ये तो आपको लगता है कि पीछे तो करना चाहिए? जी जी। अच्छा जी, ये देखें जी, यहाँ पे लोगों ने चौक पे सामान वामान रखा हुआ है। मार्केट कमेटी के जो लोग हैं वो भी यहाँ से गुजर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। ये चाचा जी एक बैठे हुए हैं चौक में, बिल्कुल कुर्सी लगा के चौक के ऊपर। चाचा जी चौक की कुर्सी लाई बैठे हुए, क्या क्या बड़ी क्या बना माल भी चले बैठा है, जगह जिदा मिले थे बैठे ने। अच्छा, तुम्हारी अपनी जगह कोई उत्ते क्या नहीं आके तुम्हारी याद होते आड़ती बैठे थे जेरे फड़े आंदी जगह? जी हाँ, जेरे सा कोई जगह मिलने उठा आड़ती बैठे लिया, क्या करना है, मजबूरी नाल भी चले बैठा है। मार्केट कमेटी वाले को अपनी छा नहीं देंगे? कई दफा तो कोशिश की थी, आड़ती हटते नहीं पे। आरती जी यहाँ से नहीं हट रहे हैं और आरती साहबान जो है उन्होंने जितने भी मंडी की सड़कों पर परचून फरोशों ने कब्जा कर लिया है। अथल आशारी आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। आपका रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां मुस्तकबिल के मेहमारों को पढ़ाने वाले असातिज़ा रिटायर होने पर पेंशन से महरूम हैं। ज़िला रहनुमा पंजाब टीचर्स यूनियन कहते हैं वजीर अहमद आगा को स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ADO एलिमेंट्री का आर्जी चार्ज तो दे दिया मगर इख्तियारात ना दिए। इस पर मजीद तफसीलात से अपडेट कर रहे हैं आमिर भट्टी। आमिर बताएगा इख्तियारात क्यों नहीं दिए गए? बिल्कुल रहीम यार खान, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की नाअहली और नाकिस पॉलिसी के बायस मुस्तकबिल के मामारों को पढ़ाने वाले असातिज़ा ही अब दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं। इसी हवाले से पंजाब टीचर्स यूनियन के सरप्रस्त जिली सरप्रस्त राना इफ्तिखार रसूल हमारे मौजूद, उनसे जानते हैं। सर बताएगा कि टीचर्स को जो है अब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इसकी रीजंस क्या है? देखें जी, 30 साल टीचरों ने अपनी खिदमात अपने महकमे को दी हैं और आखिर में उनको जो मसाइल पेश कर रहे हैं वो डी ऑफिस में है। वहाँ पे मुस्तकिल ऑफिसर कायम तैनात नहीं है, जिसकी वजह से उनको फाइनेंशियली मुश्किलात पेश आ रही हैं। और हम सबका और टीचर्स का भी मुतालबा है कि DO ऑफिस में मुस्तकिल DO तैनात किया जाए ताकि उनकी फाइनेंशियल मुश्किलात दूर हों। सर जो DO एलिमेंट्री है उन्हें जो है चार्ज तो दिया गया मगर आर्जी तौर पे वो किसी फाइल पे सिग्नेचर तक नहीं कर सकते, तो टीचर्स को किन मुश्किलात का सामना और जो इंतजामी अमूर हैं स्कूलों के वो भी किस तरह से जो है वो बेहतर नहीं हो रहे हैं?
سب سے پہلے تو یہ انتہائی اہم ایشو ہے، اس پر آواز اٹھانے پر میں روہی ٹیم کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بات یہ ہے جی، جن لوگوں نے اپنی جوانی اور 30 سال زندگی کے اس ڈپارٹمنٹ میں گزارے ہیں، اب وہ جب ریٹائرمنٹ کے قریب آ گئے ہیں تو یہاں پر جو ہماری اعلیٰ اتھارٹیز ہیں، جو سیکٹری لیول کے لوگ ہیں، جو محترم ہمارے ڈی سی صاحب ہیں، ان سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہاں پر تو مستقل ڈیو ایلیمنٹری کی تعیناتی کو یقینی بنایا جائے، یا پھر جو موجود ہیں ان کو اختیارات دیے جائیں، کیونکہ جو معاشیت ہوتی ہے وہ کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ جب وہاں ہی ہم ایسے لوگوں کو بٹھائیں گے جن کے پاس اختیارات ہی نہیں ہیں، وہاں پھر ڈیو ایلیمنٹری جتنا بھی قابل ہم لے ہیں، جب اختیارات نہیں ہوں گے تو پھر معاملہ ڈسٹرب ہوں گے، جس کی وجہ سے ہمارے کوئی 50 سے زیادہ، ایک اندازے کے مطابق پورے ضلع سے 50 سے زیادہ ایسے ریٹائرڈ استاذہ کرام ہیں جن کو شدید پریشانی کا شکار ہیں کہ ریٹائرمنٹ ہونے کے باوجود ان کی مالی مشکلات حل نہیں ہو رہی، کیونکہ ڈیو ایلیمنٹری کے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ جی ڈیو کو اختیارات نہیں دیے گئے ہیں، بہت شکریہ عامر بھٹی، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اس حوالے سے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں ڈی جے خان پل ڈاٹ کے مقام پر ٹریفک کی روانی متاثر ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ روحی ذیشان صفدر۔ میں ڈیرہ غازی خان کی پل ڈاٹ پہ موجود ہوں اور پل ڈاٹ کی کنسٹرکشن کا کام تو جاری ہے، لیکن کنسٹرکشن کے کام کے ساتھ ہی یہاں پہ کوئی پلاننگ نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے ٹریفک جو ہے وہ سست روی کا شکار ہو رہی ہے اور کئی منٹس جو ہیں یہاں پہ لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے اپنی باری کا۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک سائڈ پہ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا کہ یہاں پہ کنسٹرکشن کا کام جاری ہے پل ڈاٹ کا، 20 کروڑ کی لاگت سے اس کی توسیع کی جا رہی ہے، جہاں پہ بھاری مشینری بھی لگی ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی پراپر پلاننگ نہیں کی گئی۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری سائڈ پہ یہاں پہ کس طرح سے شہری پریشان ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، یہاں پہ کافی دیر سے ٹریفک جیم ہے اور ٹریفک سست روی کا شکار ہو چکی ہے، اور یہاں پہ پولیس ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں علی پور میں 2 سال قبل سیوریج لائن بچھانے کے لیے اکھاڑی جانے والی شہر کی مصروف ترین سڑک نہ بن سکی۔ اس پر مزید تفصیلات بتا رہے ہیں رانا عمران بتائے گا سڑک کیوں نہیں بن سکی۔ جو تحصیل علی پور خیرپور روڈ پر 1 کلومیٹر کا جو سڑک کا ٹکڑا تھا، آج سے 2 سال قبل جو ہے بلدیہ علی پور نے جو ہے سیوریج کے پائپ ڈالنے کے لیے جو اکھاڑا تھا، امام بارگاہ مہاجرین سے جو ہے یہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے یہاں جگہ جگہ گڑھے بن گئے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے یہاں بڑی جو ہے کارپیٹ روڈ تھی، شہری پرسکون یہاں پر سفر کرتے تھے۔ اس وقت جو ہے یہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ یہاں میرے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں، بتائیے گا اس روڈ کے حوالے سے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جی یہ کافی عرصہ ہو گیا، تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں انہوں نے سیوریج کے لیے کھودا تھا روڈ کو۔ اب تقریباً روزانہ مٹی اڑتی ہے جو سانس کا پرابلم پیدا کرتی ہے، اور شہری جو ہے نا ہر روز ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، یہاں پہ گاڑیاں بھی خراب ہو جاتی ہیں۔ ہماری مہربانی کر کے ہماری حکمرانوں سے اپیل ہے کہ یہ اس کو جلدی جلدی بنایا جائے۔ بالکل جی، جو سڑک کو تعمیر کروایا جائے۔ بہت شکریہ رانا عمران، آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے۔ پاکستان کسان اتحاد کی جانب سے بہاولپور صوبہ بحالی احمد پور شرکیہ کو ضلع بناؤ تحریک کا آغاز کر دیا گیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ روحی سجاد حسین۔ اتحاد احمد پور شرکیہ کی جانب سے اس شریف میں صوبہ بحالی بہاولپور کے حوالے سے اور احمد پور شرکیہ کو ضلع بنانے کے حوالے سے تحریک کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں تحصیل صدر احمد پور شرکیہ رو فاروق صاحب اور تحصیل چیئرمین قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کے کیا مطالبات ہیں اور جو آپ نے یہ کارنر میٹنگ رکھی ہے اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہمارا پہلا مطالبہ ہے کہ صوبہ بہاولپور کو بحال کیا جائے، احمد پور شرکیہ کو ضلع بنایا جائے اور اس شریف کو تحصیل۔ جنوبی پنجاب کے صوبے کے نام دے کے ہم سے چکر بازی کی جا رہی ہے، یہ بند کی جائے، کیونکہ ریاست بہاولپور نے پہلے بھی قربانی دی تھی، اس کو بحال ہونا چاہیے۔ اور ہمارا دوسرا مطالبہ ہے کہ زرعی ٹویل پہ جو ٹیکسز لگا رہے ہیں وہ ختم کیے جائے، گھریلو صارفین کی بجلی سستی کی جائے اور جعلی ادویات کو بند کیا جائے۔ میں 24 نیوز کا اور روہی چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ آئے ہیں اور ہماری کسانوں کی بات سنی ہے۔ السلام علیکم۔ دوسری جانب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں تحصیل چیئرمین، ان سے جانتے ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ایشو میرے صدر صاحب دا ہے وہ ایشو میرا ہے، صوبہ بحال تھیا ونجے، جڑے سارے زرعی ٹولیں دے ٹیکس ہیں یہ 5 روپے 35 پیسے پہلے بھی ساکو حکومت دینی رہے گی، ہوں بھی وعدے کرتے نہیں ساکو ٹیکس لے وینن۔ مہربانی کرتے میں اپیل کرنا حکومت کو جو ساڑھے 5 روپے 35 پیسے بحال تھیا ونجے، جڑے گھر والے ہیں جڑے گھر والے سارے ٹیکس ہیں وہ بھی سارے تے مہربانی کرتے وہ بھی گھٹ تو گھٹ بل تھے ونجن۔ بالکل یہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود تحریک کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سجاد
इरशाद हुसैन आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, यतीम बच्चों और बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए बड़ा कदम। जालंधर वेलफेयर ट्रस्ट और सबा वेलफेयर ट्रस्ट मिलकर यतीम बच्चों और बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए रहीम यार खान, मुल्तान समेत सिंध के शहरों में सबा होम्स कायम करेंगे, जबकि बूढ़े अफराद के लिए गोल्डन होम्स भी बनाए जाएंगे। इसी पर मजीद तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक। आसिम बताएगा। जी, जलंधर वेलफेयर ट्रस्ट और सबा वेलफेयर ट्रस्ट जॉइंट वेंचर कर रहा है रहीम यार खान समेत पूरे मुल्क में यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए होम्स बनाए जा रहे हैं और ओल्ड एज होम्स भी बनाए जाएंगे। मियां अमर शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। मियां अमर शहबाज साहब, एक बड़ा जॉइंट वेंचर है रहीम यार खान में भी यतीम और सब बेसहारा बच्चों की तरबियत के लिए आप सबा होम्स बनाए जा रहे हैं और इसके अलावा गोल्डन होम्स बनाए जा रहे हैं ओल्ड एज अफराद के लिए। तो कब ये प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे, किन किन इलाकों में बनाए जाएंगे, उसके लोग किस तरह से फायदा हासिल कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज ये बात करते हुए बहुत फख्र महसूस कर रहा हूँ और उसके साथ साथ मैं दिली सुकून भी महसूस कर रहा हूँ। हम सबा होम्स के साथ मिलकर पूरे पाकिस्तान में से हमने कुछ एरियाज सेलेक्ट किए हैं, जिसमें लाहौर है, मुल्तान है, आरिफ वाला है, रहीम यार खान है, हैदराबाद है, सक्खर है और कराची है। हम इसमें हमारा जो सबा होम्स के नाम से रावलपिंडी में ऑलरेडी जो बेसहारा बच्चे हैं उनका सिस्टम जो है वो ऑन है और 1965 से ये सिलसिला जारी है। अब हम रहीम यार खान और मुल्तान और लाहौर में इन 3 जगहों पे हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले स्टेप्स इसमें हम ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, जो अपने घरों में तंग हैं या कोई मसाइल, जैसे एक माशरे के मसाइल होते हैं, उनके लिए भी हम ओल्ड एज होम जो एक नाम है, लेकिन हम उसका नाम गोल्डन होम रख के उनको भी हम साथ ले रहे हैं। ये सिर्फ इसमें हम उनको ना सिर्फ हम ये चाहते हैं कि उनकी जो बकिया ज़िंदगी है वो आसानी से गुजरे, बल्कि जो उनके तजर्बात हैं, जो उनका एक्सपीरियंस है, उससे भी हम फ़ायदा उठाते हुए उनको भी कारआमद शहरियों में, कारआमद लोगों में सफ़ में शामिल रखेंगे ताकि वो अपनी ज़िंदगी को मज़ीद आसानी के साथ गुजार सकें। बच्चों के मामले में ये सिर्फ तालीम या तरबियत के अलावा हम ये चाहते हैं कि बच्चों को इस तरह की तालीम और तरबियत हो, और हमारे चेयरमैन साहब का भी यही विजन है और यही सोच है कि वो चाहते हैं कि एक कारआमद इंसान बना के यहाँ से हम बच्चों और बच्चियों को निकालें ताकि वो मुल्क को, कौम की खिदमत कर सकें। और यहाँ से ही डॉक्टर इल्हामा इकबाल और कायद आज़म और इसी तरह बड़े बड़े जो नाम जिन्होंने अपने नाम अपने अमलों की वजह से रोशन किए हैं, ये सबा होम्स के निकलें और हमारी आखिरत में हमारी नजात का जरिया बने। बिल्कुल, आखिर में नजात का जरिया बने और ये अल्लाह ताला की रज़ा के लिए काम किया जा रहा था कि यतीम और बेसहारा बच्चे, उनकी तालीम और तरबियत हो सके और इस माशरे में फ़ाल किरदार अदा कर सकें, और इसके लिए बड़ा स्टेप उठाया जा रहा है। और पहले मरहले में रहीम यार खान, आरिफ वाला और मुल्तान, इन इलाकों में ये सबा होम्स बनाए जाएंगे जिनमें यतीम बच्चों की मदद की जाएगी, और इसके अलावा गोल्डन होम्स में ओल्ड एज अफराद की उनकी ओल्ड होम्स भी बनाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक, आपने अपडेट किया इस हवाले से। दूसरी जानिब महकमा सेहत मुल्तान में एक बार फिर सीओ हेल्थ के ओहदे के हसूल के लिए रस्साकशी शुरू हो गई है। साबिका सीओ हेल्थ डॉक्टर मुनव्वर अब्बास हाईकोर्ट से बहाली का नोटिस लेकर सामने आ गए। डॉक्टर अरशद मलिक भी सीओ हेल्थ मुल्तान के ओहदे पर बराजमान है। डॉक्टर मुनव्वर अब्बास ने हाईकोर्ट से बहाली के बाद डिप्टी कमिश्नर को खत लिख दिया। डॉक्टर मुनव्वर अब्बास ने खत के मतन में कहा कि लाहौर हाईकोर्ट के मुल्तान बेंच के अहकामात की रोशनी में मैंने दोबारा बतौर सीओ हेल्थ अपनी ड्यूटी संभाल ली है। ताहम दूसरी जानिब सीट पर मौजूद डॉक्टर अरशद मलिक का भी ओहदा छोड़ने से इनकार। सीईओ की सीट के हुसूल पर जारी रस्साकशी से इंतजामी उमूर मुतासिर हो रहे हैं। आपको बताएं, मुल्तान एक्साइज ऑफिस में मनपसंद सर्कल के हुसूल के लिए झगड़े। एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर एडमिन ने तंग आकर डायरेक्टर एक्साइज को मरासला लिख दिया। मरासले में 2 मुख्तलिफ सर्कल के इंचार्ज एहसान खान पर तीसरे सर्कल के हुसूल के लिए अफसरान को धमकियां, ब्लैकमेल करने का इल्जाम शामिल। एक्साइज इंस्पेक्टर एहसान खान ने तमाम इल्जामात की तरदीद कर दी है। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे बहावलपुर से। बहावलपुर शहर होगा अब और भी खूबसूरत। शहर में सयाहत को परवान चढ़ाने के लिए इस्लामिया यूनिवर्सिटी का शहर की अहम शाहराहों पर दीवारों को पेंट करने का फैसला। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ तैयब साहब। क्लीन एंड क्लीन मुहिम के तहत बहावलपुर को पाकिस्तान के और पंजाब के 5 खूबसूरत तरीन शहरों में
एक करार दिया गया है, लेकिन अब उस शहर की खूबसूरती कुछ हद तक मुतासिर होना शुरू हो चुकी थी, जिसके ऊपर वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने नोटिस लिया है और खुसूसी तौर पर जो शहर की दीवारें हैं जहाँ पर पहले रंग रोगन किया गया था, ग्रेफिटी बनाई गई थी और खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई गई थी, उनको दोबारा फिर से बहाल करने और शहर की जो अहम शाहराहें हैं उनके ऊपर जो सरकारी इमारतें हैं वहाँ पर खूबसूरती से दोबारा फिर पेंटिंग्स बनाने का फैसला किया है। इस हवाले से खुसूसी जो अहकामात हैं वो वाइस चांसलर की जानिब से फराहम दे दिए गए हैं शुबा फाइन एंड आर्ट्स को, और कहा गया है कि वो तमाम तलबा जिन्होंने पहले ये काम किया था उनके साथ कुछ जूनियर्स बच्चों को मिलाकर जो पेंट कंपनियां हैं उनको अपने साथ मिलाया जाएगा और शहर की वो तमाम शाहराहें जो कि मेन शहर की दीवारों को खूबसूरत बनाया जाएगा। तैयब साहब बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात बता रहे थे। अब आपको बताएं बहावलपुर में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत लाखों पौधे लगाए गए, लेकिन इन लाखों पौधों की आबियारी नजर नहीं आ रही। अपडेट करेंगे इस हवाले से महमूद जहीर। में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत 1 से 2 साल में हजारों नहीं लाखों दरख्त लगाए गए हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में भी और मुख्तलिफ जगहों पे भी, लेकिन हमें वो दरख्त इतनी ज़्यादा तादाद में नज़र नहीं आते, उनकी आबियारी शायद नहीं हो पाती है। तो इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर एडमन है PHA की सुमेरा रब्बानी साहबा, उनसे जानते हैं। मैम जरा बताइएगा ये जो लाखों दरख्त आप लोग लगाते हैं क्या कागजों में लगते हैं? सर एक्चुअली हजारों की तादाद में दरख्त लगाए थे जब क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान इंडेक्स का आगाज हुआ था, तो अब जाहिर है उनको दरख्त बनते हुए थोड़ा टाइम लगेगा, फिर एक विजिबल चेंज नजर आएगा। अगस्त सितंबर में फिर हमने दोबारा से ट्री प्लांटेशन की कैंपेन स्टार्ट करनी है। मीनवाइल हम फ्लावरिंग बेड्स तैयार कर रहे हैं। आपने देखा होगा जो तमाम हैंगिंग रीजन ये पहले हमने उस पर काम किया था, वॉल पेंटिंग स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन इशू ये हुआ कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने करना था वॉल पेंटिंग्स और लॉकडाउन की वजह से वापस चले गए, यूनिवर्सिटीज़ क्लोज हो गई। जैसे ही दोबारा यूनिवर्सिटीज़ ओपन होती हैं तो वॉल पेंटिंग पे भी काम शुरू करेंगे और इसी तरह से बाकी जो हमारे ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स हैं उन पे भी काम करेंगे। जी भाई आप ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हैं। मौसम सरमा का फूल गुले दाऊदी खिलता तो सर्दियों में है, लेकिन इस फूल की बढ़ोतरी की तैयारियों का आगाज कर दिया गया है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं अली रियाज। बिल्कुल, आज मैं आपको कुछ इसी तरह की खाद के बारे में बताऊंगा जो कि पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान में उनके मालियों की जानिब से नर्सरी में तैयार की जाती है। इस खाद को कहते हैं पत्तों की खाद। जी हाँ, ये जो दरख्त के पत्ते होते हैं, सूखे पत्ते, उससे तैयार की जाती है और इस खाद का मकसद ये होता है कि ये पौधे की जो नशनुमा है उसमें काफ़ी हद तक जो है उसमें हेल्प करती है। इसका बनाने का जो तरीकाकार है कुछ इस तरह से है, जैसा कि मेरा कैमरा मुजाहिद सुल्तान आपको दिखा सके कि इसके लिए सबसे पहले ज़मीन में गड्ढा बनाया जाता है और उस गड्ढे के ऊपर जो खुश्क पत्ते होते हैं उनकी एक तह बिछाई जाती है। उसके बाद फिर उसके ऊपर खाद और दीगर जो लवाजमात है वो डालकर फिर दोबारा मिट्टी डाली जाती है और फिर उसको पानी दिया जाता है और फिर इस गड्ढे को बंद करके 2 माह के लिए छोड़ दिया जाता है और 2 माह के बाद इसमें से जो खाद निकलती है वो एक तैयार शुदा पत्तों की खाद होती है जो कि जो नए पौधे जो होते हैं उनकी नशोनुमा में काफ़ी मदद करती है। मजीद इस खाद के हवाले से तफसीलात जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर जो कि हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर हैं गुलाम नबी साहब, उनसे पूछे, उनसे जानते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे इस खाद के बारे में, ज़रा बताएगा हमारी आम पब्लिक को इस खाद का क्या फ़ायदा है बेसिकली जो हमारे प्लांट होते हैं उनको जो जो न्यूट्रिएंट की नीड होती है, ज़रूरत होती है, वो पत्तों में हर किस्म के NPK वगैरह उसमें पाए जाते हैं। ये खाद सबसे इकनॉमिकली हमें बड़ी सस्ती पड़ती है कि जो हमारे पतझड़ के मौसम में जब दरख्तों से पत्ते गिरते हैं उनको हम घरों में बिछा देते हैं, उसके बाद उसके ऊपर खाद इस्तेमाल करते हैं ताकि माइक्रो न्यूट्रिएंट का अमल हो और इससे पत्ते जो गलसड़ जाते हैं और इस खाद को फिर पौधों के लिए इस्तेमाल करते हैं। की तैयारियों का आगाज कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया अली रियाज, आप तफसीलात बता रहे थे। अब आपको बताएं कमिश्नर शानुल हक की जेर सदारत प्लानिंग एंड डिजाइन कमेटी का इजलास हुआ। इससे पर मजीद तफसीलात बताएंगे गौहर रहमान। गौहर, बताएगा इजलास में मजीद क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक तामीरात के शोबे को रिलीफ फराहम करने के हवाले से मुल्तान की डिविजनल इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक के ज़ेर सदारत मुल्तान डिवीजन की प्लानिंग एंड डिज़ाइन कमेटी का अहम इजलास हुआ है जिसमें जो तामीरात के शोबे है उसको रिलीफ फराहम करने के हवाले से इकदामात का जायजा लिया गया है और जो मुख्तलिफ जो कंस्ट्रक्शंस के हवाले से जो सिलसिला जारी है मुल्तान डिवीजन में उनके हवाले से NOC जारी किए गए हैं। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक का कहना है कि तमाम इदारे जो हैं हर मुमकिन तौर पर जो है तामीरात के शोबे को रिलीफ फराहम करने के हवाले से इकदामात करें और जितनी भी दरखास्तें आई हुई हैं NOC जारी करने हैं उन्हें बर वक्त जारी किया जाए। इस हवाले से कमिश्नर मुल्तान शानुल हक का यह भी कहना था कि नक्शों की पास करने के हवाले से मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में जो है काम का आगाज कर दिया गया है। ई खिदमत सेंटर का आगाज हो चुका है जिसके जरिए तकरीबन मुल्तान के जो शहर के जो शहरी हैं उन्हें कंस्ट्रक्शन के शोबे में रिलीफ फराहम करने के हवाले से बर वक्त NOC जारी किए जा रहे हैं। जारी कर दिए गए हैं।
बहुत शुक्रिया गौहर, आपने अपडेट किया इस हवाले से। दूसरी जानिब इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने साल 2020 के लिए अपनी दाखिला मुहिम शुरू कर दी। तमाम तलबा यूनिवर्सिटी आने के बजाय ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे, जबकि तलबा की रहनुमाई के लिए हर तहसील सतह पर दाखिला सहूलत मरकज भी कायम कर दिए गए। तलबा यूनिवर्सिटी के 115 बैचलर्स और 63 मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स में दाखिला ले सकेंगे। आपको बता रहे हैं, इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने साल 2020 के लिए अपनी दाखिला मुहिम शुरू कर दी। तमाम तलबा यूनिवर्सिटी आने के बजाय ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।